हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मॉडल प्रश्न पत्र आपका पेंटिंग थ्योरी का। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसी में से ही क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 1.5 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होता है और जो आता है आपका 30 मार्क्स का। ठीक है, तो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे और प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पासिंग मार्क्स तो इसमें से आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता देती हूँ, जो आपका क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, उसमें 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के भी आते हैं, 3 और 4 नंबर के भी आते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके फ्रेंड्स 15 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एग्ज़ाम पेपर में आपको 15 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, अगर 15 जो आपका 1 नंबर का प्रश्न है वो उसमें आपको 15 वर्ड्स लिखने होते हैं, मतलब 2-3 लाइनें आपको लिखनी होती हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4-5 लाइन लिखनी चाहिए और 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको कम से कम आधा पैराग्राफ में आंसर लिख के तो आना ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। और मैं एक बात बता दूं, इससे पहले मैं आपके होम साइंस के क्वेश्चन पेपर डाल चुकी हूं, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे। और इसके अलावा मैंने इंग्लिश, हिंदी आपका डाल दिया है और इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस में अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने भी वीडियो नहीं देखी, देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में क्या है फ्रेंड्स, थ्योरी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी कलम क्या है? पहाड़ी लघु चित्रकला की विषय वस्तु का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ प्लीज़ आप उसको मार्क भी कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात मैं इससे पहले मैं बोल दूँ आपको, जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है हमारी तरफ से उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहाड़ी कलम चित्रकला की एक शैली है जो पंजाब, जम्मू, हिमाचल तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पुष्पित और पल्लवित हुई थी। ठीक है, मुगल प्रभाव के बावजूद देशी शैली इसकी विशेषता है। पहाड़ी लघु चित्रकला की विषय वस्तु है भारतीय पौराणिक और धार्मिक कथाएं। ठीक है, तो ये आंसर आपको याद करना है। पेंटिंग के बारे में है, आप अपनी लैंग्वेज में अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद ने किस बसोली पेंटिंग को प्रभावित किया था? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, कृष्ण लीला, मतलब कृष्ण से ज़्यादा, मतलब गीत गोविंद आपको पता चला होगा, गोविंद मतलब कृष्ण, तो कृष्ण लीला के काव्य में वर्णन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। चित्रकारी में भी उन्होंने वही दिखाया है। ठीक है, ज़्यादातर उन्होंने रोमांसवादी ढंग दिखाया है, क्योंकि जो हमारे कृष्ण जी थे वो आपको पता ही है, वो रोमांस के मतलब ज्ञाता थे, ज़्यादातर रोमांटिक थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए रोमांसवादी आपको यहाँ से याद रख आ जाएगा एग्ज़ाम में। आगे है आपका फ्रेंड्स, दक्कन शैली के क्षेत्र का नाम बताइए। इसके कुछ प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण केंद्रों का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देखो दक्कन मीन्स, दक्कन अब याद रखना, दक्कन मीन्स दक्षिण भारत में। ठीक है ना, और नर्मदा और कृष्णा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? दक्षिण भारत में, तो इनके मध्य था दक्कन शैली। ठीक है, दक्कन दक्षिण आप याद रखना है यहाँ से। और महत्वपूर्ण केंद्र थे आपके बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैदराबादी शैली के चित्र का शीर्षक बताइए और उसकी रचना काल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इतना तो नहीं आया है, लेकिन आपको पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे, ताकि हमें एग्जाम में कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। कभी ये ना हो कि यही पूछ लिया जाए और आपको पछतावा हो कि ले जी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो जो हैदराबादी शैली होती है फ्रेंड्स, उसके चित्र का शीर्षक निजामुद्दीन औलिया, ये हैदराबाद के ही थे, आपको पता ही होगा, और अमीर खुसरो जी। ठीक है, तो ये थे, और इनका रचना काल था लगभग 18वीं शताब्दी, ये आपको याद करना है। कंपनी शैली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, कई बार आया है। इसे पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो कंपनी आपको पता ही है, कंपनी किसके लिए मतलब यूज़ किया जाता था? अंग्रेज़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। तो अंग्रेज़ों के भारत आगमन, मतलब भारत जब आए थे अंग्रेज़, तो उसके बाद जिस मिश्रित शैली का विकास हुआ उसे ही कंपनी शैली कहते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ना इंडो वेस्टर्न, आपने सुना भी होगा नाम। तो मतलब इसे होता है ना कि इंडिया भी है और आपका थोड़ा कल्चर ब्रिटिश भी है। ठीक है, तो दोनों का विकास हुआ था, कब हुआ था? जब अंग्रेज भारत आए थे। तो कंपनी शैली को पटना शैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंपनी शैली का विकास पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था, बस ये आपको याद रखना है। किंतु बाद में वहाँ के कुछ चित्रकार बिहार स्थित पटना जिले में आगे बस गए, तो पटना शैली यहीं की होके रह गई वो शैली।
समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी शैली की पेंटिंग का एक उदाहरण दीजिए और उस पर यूरोपियन प्रभाव को परिभाषित कीजिए। तो हमारी पुस्तक में कंपनी शैली की 2 पेंटिंग है जिसका वर्णन है। शीर्षक कश्मीरी शिल्पकारों का समूह, ठीक है, जिसमें क्या था, रंग गहरा, सीधी, गेरू मतलब आपको पता है गेरू रंग एक मिट्टी भी होती है, और लाल आकृति के सफ़ेद कपड़ों, चित्रों में छाया का बहुत कम प्रयोग हुआ है और बिंदु चित्रण के साथ मॉडलिंग बहुत है। इस चित्र में छत और फर्श का अच्छा परिदृश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप सिंधु घाटी सभ्यता और उस समय मिले कला वस्तुओं और क्राफ्ट के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, इस बार भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की एक प्राचीन सभ्यता में से एक थी। 1856 ईस्वी में खनन कार्यों के दौरान इस सभ्यता प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुए थे, जिस आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्खनन कार्यों के दौरान यहाँ से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें खिलौने, आभूषण, बर्तन, औजार, लघु प्रतिमा इत्यादि प्रमुख हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 8 क्वेश्चन, बेल वाली मोहर के बारे में बताइए और वह किस स्थान पर पाया गया है। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था बेल वाली मोहर। इसे सेलखड़ी नामक कोमल पत्थर से बनाया, सेलखड़ी एक पत्थर का नाम होता है फ्रेंड्स, तो उससे बनाया जाता था। बैल की यह मोहर शौर्य और शक्ति का प्रतीक होती है। बैल की गर्दन का तिरछा रेखीय मोटिफ उसके यौवन और शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कला और वास्तुशिल्प के विकास में मौर्य वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का योगदान क्या था। तो यूँ तो सभी मौर्य शासक काल के अनुरागी थे, आपको पता ही है, किंतु सम्राट अशोक का नाम इस संदर्भ में सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय, मतलब अशोक ज़्यादा ही फेमस थे। मौर्य काल की बात करें तो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो उसके शासनकाल में कला और अभूतपूर्व विकास हुआ। कला पे उन्होंने विशेष ध्यान दिया। किसने? अशोक ने विभिन्न स्तूपों, स्तंभों, गुफाओं का निर्माण करवाया। कला प्रेमी था एक तरह से। उसके समय में प्रसिद्ध कलाएं कौन सी? सारनाथ का स्तंभ, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा हिस्ट्री में, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट को तो ये आराम से लिख पाएंगे। और यक्षिणी मीन्स चौवर धारिणी की मूर्ति, और सांची का महास्तूप, ये फेमस कलाकृतियाँ थी जो अशोक के शासनकाल के दौरान थी। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल को भारतीय काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लीजिए, भारतीय कला का और वास्तुशिल्प का स्वर्ण युग क्यों का माना जाता है। तो गुप्त काल में भारतीय कला और वास्तुशिल्प का अद्वितीय विकास हुआ, जिसके अनेक साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और संभवतः इसी आधार पर इस युग को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है इतिहास में। गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अजंता की चित्रकारी, अजंता एलोरा की गुफा आपने सुना होगा, तो उसमें बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया गया, मतलब बुद्ध प्रतिमाओं की चित्रकारी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके अतिरिक्त वास्तुकला के अंतर्गत मंदिर का निर्माण, कला का जन्म भी इसी युग में हुआ। मतलब मंदिर सबसे पहले किस युग में बनाए गए थे? आपके गुप्त काल में, ये आपको याद रखना। गुप्त काल एक ना आपको देखा जाए तो एक कहते नहीं है, मंदिरों का निर्माण, बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण, चित्रकारी, अजंता की गुफाओं में ये सब काम हुए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मूर्ति कला के अंतर्गत मथुरा शैली का पूर्ण विकास किया गया, इसी समय हुआ था। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा भी गुप्त काल की देन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पद्मपाणि बोधिसत्व क्यों विश्व काल के संग्रहणीय पेंटिंगों में से एक है? फ्रेंड्स, पद्मपाणि बोधिसत्व पेंटिंग भारतीय कला की एक अद्भुत कलाकृति मानी गई है। जरा सी झुकी हुई मुद्रा में गर्दन शालीनता का आभास देती है। मुख की भव्य आकृति और नीचे की ओर झुकी आंखें शांत और ध्यान की अवस्था, करुणा के भाव को स्पष्ट करती हैं। मूर्ति का अलंकरण और साज सज्जा चित्रकार की कुशलता का परिचय। तो उसके बारे में फ्रेंड्स डिस्क्राइब किया गया है, तो पेंटिंग किस किस तरह से बनाई गई है और क्या क्या उस पेंटिंग में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, एलोरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलोरा मंदिर का स्थान बताइए, इसे अखंड इमारत क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो मैं बता दूं, एलोरा आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर है तथा अजंता से लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक पूरी पहाड़ी को काटकर भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया है। ये मंदिर 1 मील तक विस्तृत है, 1 मील तक आपको ये मंदिर दिखाई देगा। मंदिर 3 समूहों में विभाजित है। पहला बौद्ध मंदिरों का है, इसमें 12 मंदिर हैं बौद्ध के। फिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, इसमें मंदिरों की संख्या 17 है। और तीसरा अंतिम मंदिर जैन धर्म से है, तो इसमें मंदिरों की संख्या 5 है। तो बहुत ईजी है, याद भी हो गया होगा आपको। सबसे प्रसिद्ध कैलाश का मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह आपको 1 नंबर में भी पूछा जाता है। उक्त सभी मंदिरों का निर्माण 4वीं से 12वीं
शताब्दी के मध्य हो गया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एलिफेंटा में त्रिमूर्ति के प्रतीकात्मक अर्थ को बताइए। तो एलिफेंटा मुंबई से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। यहाँ कुल 9 मूर्तियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, और जो भगवान शंकर, मतलब शंकर की मूर्ति आपको एलिफेंटा उसमें ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि शंकर के विभिन्न रूप हैं, आपको पता ही है, और क्रियाकलापों को व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, किसके? शंकर जी के। शंकर भगवान मीन्स आपके जो आपके भोले बाबा हैं। ठीक है ना, तो किंतु त्रिमूर्ति यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें देखो त्रिमूर्ति आता है, आपको पता ही है, त्रिमूर्ति आते ही आपको तीनों रूप दिखाई देते हैं भगवान के, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो इसका यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप और ये है त्रिमूर्ति का। ठीक है, कि तीनों रूप दिखाए गए हैं भगवान के। नेक्स्ट है आपका लॉस्ट वैक्स विधि क्या है? यह विधि अथवा तकनीक लोक कांस्य मूर्ति कला से किस प्रकार से संबंधित है? देखो लॉस्ट वैक्स विधि की तकनीक, देखो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मिट्टियों द्वारा मूर्तियों को बनाकर उसे पकाया जाता है। आपको पता है, मिट्टी का बनाया फिर उसे पका दिया ताकि वो मजबूती पकड़ लेती है। मधुमक्खियों का मोम इन मूर्तियों पर लपेटकर सांचा बनाया जाता है। ये इसकी क्वालिटी है, किसकी? लॉस्ट वैक्स विधि, है ना। इसके चारों ओर मिट्टी का लेप किया जाता है और फिर इसे धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, ताप देकर मोम को पिघला कर निकाल लिया जाता है। इसमें पिघलती हुई धातु डाली जाती है, फिर क्या किया जाता है, सांचे को तोड़कर मूर्ति निकाली जाती है। मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों द्वारा डोकरा कांस्य प्रतिमाएं बड़ी कुशलता से इसी विधि के द्वारा बनाई जाती थी। समझ में आ गया? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लॉस्ट वैक्स विधि में कौन से लोग मतलब ज़्यादा निपुण हैं? तो मध्य प्रदेश के, कौन से? मध्य प्रदेश के जनजातीय लोग। और ये किस तरह की प्रतिमाएं बनाते हैं? डोकरा कांस्य प्रतिमाएं बनाते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपको इसी में से निकल के आ गया। नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन, शिव के नृत्य को साधारणतः किस नाम से जाना जाता है? कम से कम 5 वाक्य। देखो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता होगा। नटराज का नाम आपने सुना होगा, जो नृत्य के देवता होते हैं, जो बड़े बड़े नृत्यकार होते हैं, वो इसकी प्रतिमा जरूर रखते हैं, आपने देखा होगा। आज की डेट में अगर आप DID की बात करो तो DID में भी इसको बहुत बार दिखाया जाता है भाई। ठीक है, तो वही है, साधारणतः नटराज जो है वो शिव मूर्ति को ही शिव नृत्य के रूप में माना जाता है। और भगवान शिव इस ब्रह्मांड नृत्य मतलब ब्रह्मांड के नृत्य में लीन है और मोह भ्रम के बौनेपन को रोंद रहे हैं। वह सृजन के डमरू को दाएं हाथ में पकड़े हैं। ठीक है, और बाएं हाथ में उनका विध्वंस की आग को जलाए हुए हैं। दाएं हाथ का निचला भाग रक्षा की मुद्रा में है, जबकि बाएं हाथ का निचला भाग उद्धार को व्यक्त करता है। उस मूर्ति में सामंजस्य भी है और आपको लयात्मकता का भाव भी दिखता है। सारी चीज़ें इस मूर्ति में दिखाई गई हैं जो डांस से भी रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा भारतीय इस्लामिक स्मारक विश्व के आचार्य में एक माना जाता है? ठीक है, तो मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल, भैया गए तो होंगे देखने आगरा का ताजमहल। ठीक है, तो बहुत सुंदर भी है। ठीक है, और इसकी हिस्ट्री भी आपको पता होगी। शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए, मुमताज़ के लिए। ठीक है ना, तो एक प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है इसे। तो विश्व के आचार्य मतलब आश्चर्यों में एक माना जाता है। यह जो स्मारक है आगरा के समीप यमुना नदी के तट पर है। इसका निर्माण शाहजहां ने, मैंने जैसे आपको बताया है, बेगम के लिए कराया था और संगमरमर का पत्थर यूज़ किया गया था इसमें। सबसे लंबी गुम्बद की ऊंचाई 186 फीट है। इमारत के चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं, आपको पता ही है, जिनकी ऊंचाई 163 फीट है। दोहरी परत वाली गुम्बदें और मीनारें ईरान की शैली पर बनी हुई हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। गोल गुम्बद के निर्माण में किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया? इसका निर्माण काल और स्थान बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला है ये। ठीक है ना, तो दोनों वर्जन इसमें दिखाई देते हैं। बीजापुर का गोल गुम्बद आकार क्षेत्र में 1600 वर्ग मीटर है। इसकी निर्माण अवधि 17वीं शताब्दी है। इस गुम्बद को बनवाने में आटिल शाह में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंटें हैं शायद से, है ना। तो गोल गुम्बद पर मिस्र, तुर्की और पर्शियन वास्तुकला का प्रभाव है, मतलब तीनों दिखाई देती हैं, तीनों की झलक उसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, मुगल लघु चित्रकला की ऐतिहासिक भूमि बताइए। तो मुगल लघु चित्रकला की यात्रा जो है वो पर्शिया से आरंभ हुई थी, हुमायूं के साथ भारत पहुंची और भारत के 3 सदी तक लगातार पुष्पित और पल्लवित होती रही। हुमायूं ने लघु चित्रकला को खूब प्रोत्साहन दिया और ईरान से आए चित्रकार
अब्दुस्मत और मीर सैयद अली को अपना विशेष संरक्षण दिया। अकबर ने हुमायूं द्वारा आरंभ की गई लघु चित्रकला की परंपरा को दृढ़ता और स्थिरता प्रदान की। जहांगीर के काल में यह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई, मतलब बहुत ज़्यादा आगे फेमस होती गई। इस समय से के प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग, अकार राजा और उस्ताद मंसूर। ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबरनामा से कम एक पेंटिंग चुनिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं, इसका मूल्यांकन करना है आपको यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, बर्ड कैचिंग एट बरन की पेंटिंग, ये पेंटिंग का नाम है और ये पेंटिंग जो है ये अकबरनामा से है, ठीक है ना। तो ये पेंटिंग टेम्परा तकनीक में चित्रकार भाग द्वारा पेपर पर बनाई गई है। इस पेंटिंग में भरपूर प्राकृतिक चित्रण है, मतलब प्रकृति को ज़्यादा दिखाया गया है। पक्षी पकड़ने वाले शिकारी ने पेड़ के नीचे जाल फैला रखा है और लाल पर्दा ओढ़े हुए स्वयं पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, ये दिखाया गया है। अग्रभाग में फूलों से भरा एक तालाब है जहाँ पक्षी पानी पीने के लिए इकट्ठा है, मतलब पूरी सीनरी है, अगर आप माइंड में सेट कर देंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। पक्षियों के रंग, पेड़, फूल और पर्वत श्रृंखलाएं बिल्कुल वास्तविक, मतलब आपको पता ना रियल, ऐसे कलर इसमें फिल किए गए हैं, ऐसे भरे गए हैं, ठीक है ना। तो कलाकारी बहुत ज़्यादा मतलब आकर्षक बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान चित्रकला की विभिन्न शैलियों के नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसका स्थान बताइए। जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वो बहुत इजीली इस आंसर को अटेम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता होगा। तो राजस्थान चित्रकला शैली के गर्भ से अनेक उप शैलियों का जन्म हुआ, ये आपको पता है। ये शैलियों ने अपना स्वतंत्र रूप ग्रहण किया, मतलब पहले कहते हैं ना एक चीज़ से, आपने ट्री देखा होगा ना, पेरेंट्स होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, तो इस तरह से ये मतलब एक शैली पहले हुई, फिर उन्होंने अपना नाम अलग उसको अपना मतलब एक अपनी इंडिविजुअल एक पहचान बनाई, उसे कहते हैं स्वतंत्र रूप ग्रहण करना। प्रमुख इस जो राजस्थानी शैलियाँ हैं उसमें मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, पहाड़ी शैली प्रमुख है। राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख केंद्र थे जयपुर, मेवाड़, नाथद्वार, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा बूंदी, नागौर और किशनगढ़ इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र की एक चित्रकारी को चुनिए और उनका मूल्यांकन कीजिए। तो हमारे पाठ में जो निहाल चंद्र की 2 चित्रकारियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें इनका वर्णन इस प्रकार है। किशनगढ़ शैली में बनी निहाल चंद्र की रचना बनी ठणी एक अनुपम कलाकृति है और इस चित्र का चित्रण काल सन 1750 ईस्वी है। इस चित्र का माध्यम टेम्परा है। चित्र में आँख, कान, नाक और वेशभूषा और अलंकरण दर्शाया गया है, मतलब दर्शनीय है। परिधान को दर्शाने में रंगों का चयन, परिधान मीन्स कपड़ा, तो रंगों का चयन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। चित्र की पृष्ठभूमि गहरे रंग से दर्शाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब देखो आपको ना नोट लिखने को भी आते हैं, संक्षिप्त नोट। तो सारे इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। तो यही नोट्स आपको पढ़ के जाने हैं, इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे। देखो पहाड़ी शैली मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जिसे हम कलम भी कहते हैं, पहाड़ी कलम, ठीक है। तो वो मैं आंसर पहले ही आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दक्कन शैली। दक्कन शैली फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इस शैली में क्या है, इसका जो विकास है 14वीं शताब्दी में हुआ था दक्कन में। दक्कन ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे, बीजापुर, गोलकुंडा है ना, आपको पता ही होगा, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, वैसे पढ़ा चुकी हूँ मैं से। कंपनी शैली भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जो अंग्रेजों का है, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं में से आपको पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो आप इसे संक्षिप्त टिप्पणी कह लो या क्वेश्चन के रूप में देख लो, तो ये भी मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पंक्तियाँ पूछ ली जाती है। नोट आता है तंजोर पेंटिंग पे। तंजोर पेंटिंग बेसिक ड्राइंग के ऊपर कीमती पत्थरों के अलंकरण के कारण अन्य दूसरी शैलियों से भिन्न है, इसके बारे में पढ़ लेना। राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण, इसके बारे में बताया है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी मतलब आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को पेपर में पूछी जाती है। तो सारी टिप्पणियाँ मैंने एक तरफ है कर रखी हैं, यहाँ पे सारी टिप्पणियाँ एक साथ ही आपको मिल जाएंगी, सबको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आ जाता है कश्मीरी चित्रकारों का एक समूह, इसके बारे में बताइए, है ना, क्या है इसके बारे में। तो इसमें भी आपको पढ़ना है पूरा, इसमें क्या दिखाया गया है। वैसे मैं बताऊँ आपको मोटा मोटा, तो इसमें एक चित्र है जिसमें 8 पुरुष, 2 महिलाएं, 3 बच्चों को दर्शाया गया है मेन, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है इसमें। नेक्स्ट है आपको काली घाटी पेंटिंग के बारे में पूछा जाता है, वोरली पेंटिंग के बारे में पूछा जाता है। काली घाटी पेंटिंग क्या होती है, देखो काली घाटी मैं आपको बता दूँ कोलकाता में, तो कोलकाता आपको याद हो जाएगा, का और का दोनों का से स्टार्ट हैं। तो कोलकाता में किसी स्थान विशेष के नाम से ही मूर्ति बनाने वालों द्वारा चित्रित की जाती है, ये वाली पेंटिंग है, ठीक है।
और मोस्टली इस प्रकार की पेंटिंग में आपको काला, लाल और पीला रंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका वोरली पेंटिंग। इस पेंटिंग की जो पहचान है, वोरली आपको पता है नाम से महाराष्ट्र में है। वोरली जिले की जनजाति इस पेंटिंग को बनाया करती थी। इसमें मनुष्यों की आकृतियाँ त्रिकोण और कुछ सीधी रेखाओं द्वारा बनाई जाती हैं, किंतु फिर भी चित्रकारी में स्वाभाविकता और सजीवता का बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है। चित्रकारी में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को स्पष्ट किया गया, इस पेंटिंग की ये खासियत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25। फ्रेंड्स, कभी कभी आपसे ना कोई भी क्षेत्रों के नाम आपको दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि उससे रिलेटेड कोई 2 प्रसिद्ध लोक पेंटिंग बताइए और उनकी विशेषताएं बताइए। जैसे महाराष्ट्र से रिलेटेड कोई बताइए, राजस्थान से बताइए, आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पुट कर दिए जाते हैं। तो महाराष्ट्र की आपको मैं अभी देखो इसी बारे में आपको बता रही थी मैं, वोरली चित्रकारी महाराष्ट्र की है। इसके बारे में भी मैंने अभी आपको पिछली बार बताया है क्या है इसकी विशेषता, ठीक है। राजस्थान की है फ्रेंड्स, राजस्थान की जो शैली है वो फड़ है, मतलब साधारणता इसमें शाही और धर्मनिरपेक्ष विषमताओं को बताया गया है, ये इसकी विशेषता है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। और कलर जो है वो पढ़ लेना, लाल पीला हरा काला, बस ऐसे ही रंग दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी मतलब चित्रकारी कैसी है, वर्णनात्मक है, ये एक विशेषता हो गई। तो ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस इसकी शैली याद करनी है। इसकी फड़ है, इसकी जो आपको शैली याद करनी है। इसमें क्या है, जनजाति द्वारा बनाई जाती है, मैंने बताया था आपको वोरली जनजाति द्वारा बनाई जाती थी। और इसमें क्या है, मनोदशाएं बड़े श्रेष्ठ ढंग से दिखाई जाती है, किसकी, स्वाभाविकता के साथ, ठीक है ना। और चित्रकारी कैसी थी, धार्मिक भावनाओं की अपेक्षा मनुष्य प्रकृति के संबंध में थी, ये इसकी विशेषताएं हो गई, ठीक है। इसी तरह आंध्र प्रदेश की भी है। आंध्र प्रदेश में कलमकारी चित्रकारी है, जिसके लिए मुसलीपट्टनम और श्रीकाళहस्ती गांव 2 बड़े केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। और कलमकारी बुटीक चित्रकारी वस्त्रों पर की जाती है, वस्त्रों पर की जाती है। फिर पश्चिम बंगाल की है, ये मैं कालीघाट वाला आपको पढ़ा चुकी हूँ। और बिहार का मैं पढ़ा चुकी हूँ। पार्श्व भाग पूरी तरह से फूल और पत्तियों के मोटिव से भरा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, बिहार की पेंटिंग में मधुबनी पेंटिंग की मुख्य विशेषता रही है, ठीक है ना। ये आपने पढ़ी होगी क्लास 5th में, मधुबनी पेंटिंग, उसमें अच्छे से बताया गया है, ठीक है ना। तो ये बिहार की खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंटिंग के लिए एक नए प्रकार को प्रतिपादित करने में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर से हमें शांति निकेतन का याद आ जाता है। कला भवन की स्थापना की थी इन्होंने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कला प्रेमी थे, चित्रकार से बहुत ज़्यादा प्यार था इन्हें, ठीक है। इसी उनकी जो विश्व में ख्याति है वो एक कवि के रूप में ज़्यादा है, लेकिन उनकी चित्रकारी भी उनकी कविता से ही पुष्पित हुई है, मतलब वहीं से उसका जन्म हुआ है। जब से वे कविता लिखते समय पंक्तियों में शब्द की रेखाओं को मिटाते तो उससे एक अकल्पित आकार निर्मित हो जाता था। टैगोर उनकी ओर ध्यानबद्ध होकर कुछ दृश्य कल्पना में रच लेते थे और वे उन स्वयं सिद्ध आकारों से आकर्षित हुए और अनायास बने इस आकारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिससे कि एक नई प्रकार की चित्रकारी प्रतिपादित हुई, ठीक है ना। तो यथार्थवादी कलाकार इन्होंने किया था, बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, क्या आप राम किंकर मेच को समकालीन भारतीय मूर्ति कला का प्रणेता मानते हैं, उनकी रचनाओं का बताना है, ठीक है ना। तो ये तत्कालीन भारतीय मूर्ति कला के प्रणेता थे। उन्होंने अपनी शिक्षा शांति निकेतन विश्व भारती कोलकाता में पूरी की थी। वे नंद लाल बोस के सहयोगी थे। वे मूर्ति कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। उनकी प्रसिद्ध कृति यक्ष और यक्षिणी बैंक ऑफ इंडिया में स्थापित है। उन्होंने जिस विषय पर भी काम किया वे बहुत सुंदर और साहसिक है। उन्होंने आसानी से प्राप्त कंक्रीट का खुरदरे आकार को बनाने के लिए प्रयोग किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। और संथाल परिवार इसी माध्यम से बनाया जाता है। मेन शीर्षक था संथाल परिवार, ये हिस्ट्री में है, और माध्यम कंक्रीट है। काल 1938, स्थान शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 में आपसे पूछा है फ्रेंड्स, अमृता शेरगिल और MF हुसैन की चित्रकारी का कम से कम 10 पंक्तियों में मूल्यांकन करना है। तो दोनों ही चित्रकार के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ बहुत अच्छे चित्रकार भी थे, ठीक है। तो अमृता शेरगिल जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका विशेष स्थान था चित्रकारों की सूची में। अगर देखा जाए, अगर हम लिस्ट निकालें सारे पेंटर्स की, तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे ये भी थी। तो इन्होंने आधुनिक चित्रकारी को ज़्यादा आयाम दिया, मतलब ज़्यादा महत्व भी दिया इन्होंने।
साथ ही परंपरागत भारतीय चित्र शैलियों, भित्ति चित्रों, पश्चिम की आधुनिक कला प्रवृत्ति समीकरण से भी इन्होंने अपनी चित्रकला को एक नया मोड़ दिया। ठीक है ना। और इनका मेन उद्देश्य क्या था, सदैव आत्मा के साथ जोड़ना। मतलब आप पीछे देखते ही समझ जाओगे कि ये हमें अपनी ओर खींच रही है। ठीक है ना। तो कुछ रियलिटी से दिखना, मतलब कई चित्र होते हैं ना, आप देखते लगते हो कि हमारे सामने सच में वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और हम खो जाते हैं। तो इस टाइप से ये चित्र बनाया करती थी M.F. हुसैन। ये भी एक महान चित्रकार थे, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा इनका चित्रकारिता में। और इन्होंने आधुनिक चित्रकला का स्तंभ भी कहा जाता है इनको। और इन्होंने रंगों, व्यक्ति और चिन्हों के माध्यम से समाज में प्राप्त विसंगतियाँ, मतलब बुराइयाँ होती हैं, उनको व्यक्त किया है। चित्र देखते आप समझ जाओगे किस बुराई को ये प्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी चित्रकारी पौराणिक और आधुनिक जीवन की झांकियाँ भी हैं। इन्होंने सिनेमा, मतलब सिनेमा घरों में भी होर्डिंग्स के पोस्टर के रूप में भी अपने कलाकार जीवन की शुरुआत की। मतलब होर्डिंग लगती है ना मूवीज़ की, तो वो भी उसमें भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। वो भी ये बनाया करते थे। और इन्होंने भारत के सांस्कृतिक महाकाव्यों, महाभारत और रामायण की अपनी तुलिका से चित्रित भी किया है। ठीक है, तो ये सब इन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, लोक चित्रकला की विशेष विशेषताओं को स्पष्ट करना है और भारतीय लोक चित्रकला से उदाहरण लेकर उन्हें सविस्तार, मतलब डिटेल में आपको बताना है। तो लोक पेंटिंग आपको पता ही होती है, जो भावनाओं को व्यक्त करने की कला होती है। मानव की प्रकृति है ना, एक भावनाओं को व्यक्त करने की कला, मानव की प्रकृति आपको पता ही है। जब हमें इमोशन, पेंटिंग, बड़े बड़े पेंटर्स क्या होते हैं ना, अपने इमोशंस को ही पेंटिंग में उतार देते हैं, तो वही मतलब अच्छे पेंटर्स भी कहलाते हैं। तो यह जीवन के अनुभवों से स्वतः स्फूर्ति होती है। मतलब जो हमने फील किया, जो रियलाइज़ किया, जो हमारे जीवन के कटु अनुभव हैं या अच्छे अनुभव हैं, जो कुछ भी हमने प्राप्त किया, उन्हीं से ये भरी होती है। उन्हीं को अपने रंग और ब्रश लेके वो तैयार कर देते हैं, एक रूप दे देते हैं पेंटिंग का। ठीक है, चित्र का। तो रेखा खींचने के लिए टहनी और बांस के डंडे को प्रयोग में लाए जाते थे। तो पहले लोक पेंटिंग मतलब यही होता था, भावनाओं को व्यक्त करते थे। लेकिन इतने सारे आपके पास अब तो तरह तरह के ब्रश आ गए, लेकिन पहले टहनी और बांस के डंडों को ही प्रयोग में किया जाता था। अगर आपको रेखा खींचनी है ना, या कुछ करना है, तो स्केल्स नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। और मैं आपको बता दूं, काली घाट चित्रकारी पश्चिम बंगाल के पोटुआ, मतलब मूर्तिकारों को कहते हैं पोटुआ, इनके द्वारा बनाई जाती थी। ये पेंटिंग लोक शैली के सुंदर उदाहरण है। पेंटिंग घर में ही बनाए गए हैं। लाल, काला, पीले रंग, ये 3 कलर तो हमेशा याद कर लो, हर पेंटिंग में आप लिख के आ जाए, ज़्यादातर यही कलर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है ना। प्रकाश और छाया का प्रयोग आकर्षक होता है। और आंध्र प्रदेश के कलमकारी के लोक कलाकार सब्जियों के रंगने और पेंटिंग की दोनों तकनीकों का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे लोक कला बोले तो राजस्थान की फड़ पेंटिंग मैंने आपको लास्ट बताया था, वो याद कर लेना। बिहार की मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है ना, पहले ही ये देखिए। ठीक है ना, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ और उदाहरण भी हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय लोक चित्रकला में धार्मिक और सामाजिक विषय वस्तुओं को कैसे अभिव्यक्त किया जाता है, और कम से कम 2 उदाहरण दीजिए। तो आपको पता है कि कई पेंटिंग्स में धर्म को भी दिखाया जाता है, समाज की कुछ विषय वस्तुओं को भी दर्शाया जाता है, जैसे बच्चे का मुंडन, शादी ब्याह, है ना, जन्म, ये सब इर्द गिर्द ही हमारी जो पेंटिंग होती हैं, भाव जो होते हैं हमारे पेंटिंग में घूमते रहते हैं। मतलब पेंटिंग के थ्रू यही भाव हमेशा दर्शाए जाते हैं। तो अगर एग्जांपल ले लें, काली घाटी पेंटिंग के चित्रकार, इसमें क्या था, समाज के प्रति अधिक जागरूक होती है। इस पेंटिंग का एक सुंदर उदाहरण वह पेंटिंग है जिसमें एक कुलीन व्यक्ति सेवक से अपने काम की सफाई करवा रहा है। उन दोनों का सामाजिक स्तर उनके वस्त्र पहनावे में झलक, समझ, कुलीन समझे, अच्छे परिवार, अच्छे उच्च कुल का व्यक्ति अपने मतलब सेवक से काम करवा रहा है घर का। और उनके वस्त्रों में डिफरेंस है। जो कुलीन वर्ग का उसने अच्छे रेशमी वस्त्र पहने हैं, और जो सेवक है उसके फटे पुराने वस्त्र है बेचारे के। यह समाज को दर्शाने का एक सुंदर उदाहरण है। मधुबनी कला ले लो, उसमें भी ऐसी धार्मिक विषय वस्तु को दिखाया गया है। दैट्स इट। तो ये फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन थे। 30 के 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करा चुकी हूँ। इस सारे पेंटिंग के क्वेश्चंस आपको पेंटिंग की तरफ से अब कोई मतलब डाउट नहीं होगा, आई होप। और आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, जैसा कि आप अभी तक देते आ रहे हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कहते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अच्छे नोट्स मिल जाएं, वो भी तैयारी कर लें और वो भी अच्छे नंबर लेके आ जाएं, है ना। और फ्रेंड्स, अभी पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।